कृषि पे आधारित हैं, यहाँ खेती करने वाले लोग हैं सारे के सारे। आपने तो कभी खेती नहीं करी, आपने कह तो दिया, मैंने भी हड़बा करके देखा है। लेकिन मेरी ख्याल है अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि किस महीने में कौन सी फसल में कितना पानी दिया जाता है तो शायद मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यहाँ बहुत सारे ऐसे साथी हैं आपके जिनको इन बातों का ज्ञान नहीं है, लेकिन आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि जिस प्रदेश का 70% किसान आज इसका विरोध कर रहा है, आप उस पर मोहर लगाने की बजाय अपने से आज जो आप ये लेकर के आए हो प्रस्ताव जो लेकर के उसको वापस लो और वापस लेकर के 2 लाइन का प्रस्ताव नया भेजो केंद्र की सरकार को कि किसान को अगर आपने सही मायने में मजबूत करना है तो फिर एमएसपी की गारंटी दो। बारी बारी कहा जाता है, बयान आते हैं, आपके आते हैं, औरों के कईयों के आते हैं कि एमएसपी की हमारी जिम्मेवारी है। एमएसपी से अगर 1 पैसा भी कम में कोई फसल बिकी कल को तो फिर हम रिजाइन कर देंगे। आज भी मंडियों में जाकर के देख लो, कोई एमएसपी नहीं है। मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो सारा राजस्थान से लगता है। आपने कह तो ये रखा है कि कोई भी किसी भी प्रदेश का व्यक्ति किसी प्रदेश में जाकर के अपनी फसल बेच सकता है। अगर मेरे साथ लगते हुए राजस्थान का किसान अपना नरमा और कपास एलनाबाद की मंडी में लेकर के आता है तो उसको रोक दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का किसान अगर अपना धान आपकी करनाल की मंडी में, आपकी सोनीपत की, पानीपत की, इन मंडियों में लेकर के आता है तो उसको रोक दिया जाता है। किसान की फसल आपके यहां आकर के एमएसपी पे ना बिके, उसके लिए तो आप रोकने का काम करते हो। एक तरफ ये कहते हो कि किसान अपनी फसल जहां मर्जी ले जाकर के बेच देगा, दूसरी तरफ आप रोकते हो। आपने स्वयं ये आदेश दे रखा है, स्वयं कह रखा है कि नहीं, इस तरह से किसान जो है दूसरे प्रदेश से आकर के हमारे प्रदेश में फसल नहीं बेच सकेगा। तो इसका तो सीधा मतलब है कि आप अपनी मनमर्जी से किसान की फसल को बिकवाओगे और किसान की फसल भिजवाने का काम करोगे। आपने तो इस बात पे भी बहुत जोर लगाया था, आपने मक्का भिजवा दिया। वो मक्के वाला किसान बेचारा आज रोता हुआ घूम रहा है। आज उसका मक्का बाजार में बिकने की बजाय 800-900 रुपए क्विंटल के हिसाब से उसको फेंक करके आना पड़ता है। आपने भी बड़ौदा में ये भाषण दिया था और कहा था कि अगर एमएसपी से नीचे एक दाना भी बिक गया तो मैं उसी टाइम रिजाइन कर दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अपने चलो मंडी में मैं आपके साथ चलता हूं, प्राइवेट गाड़ी में बैठ करके। मुख्यमंत्री वाले में तो बैठ के जाओगे तो कोई 5-7 खड़े कर देंगे अधिकारी लाके कि हमारा ठीक रेट पे बिक रहा है। लेकिन प्राइवेट में चलो मेरे साथ मंडी में, आपके सामने सैकड़ों किसान ऐसे खड़े हो जाएंगे आकर के जो ये कहेंगे कि हमारा जो आज भी बाजरा जो है पिटा पड़ा है मंडी में, धान कोई खरीदने वाला नहीं है, आज धान को पशु नहीं खा रहा, ये हालत है। इसलिए मैं तो आपसे फिर यही कहूंगा कि आप अपने इस प्रस्ताव को वापस लेकर के ये प्रस्ताव भेजो ताकि इस प्रदेश के किसान को आपकी सरकार पे विश्वास हो सके कि प्रदेश की सरकार जो है किसान का हित चाहती है। पर मुझे नहीं लगता कि आप कोई इस तरह की बात कहोगे। इसलिए जहां वो लोग तो अपनी बात कहने की बजाय, क्योंकि वो फंसे हुए थे, उनको पता था कि 2012 वाली बात पे तुम्हारे से जवाब मांग लिया जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं आपके साथ भिड़ करके नेम होकर के चले गए। स्पीकर साहब ने आज गलती करी, उनको बिठाया रखना चाहिए था सारी रात। क्या जरूरत थी नेम करने की? लगाते रहते नारे, थारा केले थे। कम से कम उनकी पोल तो खोलने का काम करते। उनकी भी पोल नहीं खोल पाए आप लोग और किसान की भी मदद नहीं कर पाए। इसलिए मैं आपके इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं, इसके लिए मैं वॉकआउट करके जा रहा हूं। चुहाए हंसने के कुछ पल्ले थारे, दांत फाड़ लिए। कम से कम शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि जो बात मैंने कही है उस बात पे गौर करो बजाय दांत फाड़ने के। अभय सिंह जी, नहीं थोड़ी बहुत अभय सिंह जी, शर्म है, धान के घर में पैदा हुए, आपके माध्यम से हमारे बहुत ये वरिष्ठ नेता है, कम से कम लोकतंत्र का, इस बात को मेरे वाली पे गौर करो, सोचो। मैं क्या कह रहा हूँ अभय सिंह जी, लोकतंत्र का ये तकाजा है कि कोई बात अगर कही जाए तो उसका जवाब सुना जाए। बातें सुनू यहाँ बैठ, अगर आप तो जवाब सुन के जाओ। कम से कम आप तो वो जो कांग्रेस के मित्र हैं वो तो बिना कहे चले गए, आप कह के जा रहे हो, बात भी नहीं सुन रहे हो। उत्तर जवाब तो सुन जाओ, जवाब सुन के जाओ, जवाब सुन के जाओ। नहीं, बहुत हमारी तो एक एक बात कांटे की है।
तर्क के साथ है, तर्क के साथ है, तर्क के साथ। श्री बलराज कुंडू जी, एक मिनट मुझे दे दो जी, एक सेकंड बस। बलराज कुंडू जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिया। रुको तो तब नहीं जब तुम कोई सही बात बोले। नहीं कोई सही बात बोलोगे तो रुक जाऊंगा। कोई सही बात कहने की हिम्मत रखो। आज इस सम्मानित सदन के बीच में जिस प्रकार का माहौल मेरे को देखने को मिला है, ये प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और 70% पॉपुलेशन कृषि और उससे आश्रित लोगों की इस प्रदेश की है, और उसका इतना महत्वपूर्ण विषय और उस विषय के लिए जिस प्रकार से सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो एक अनोखा खेल आज देखने को मिला, वो बड़ा मुझे उस बात का दुख है कि इस विषय के ऊपर जिसने सीरियस होकर हमें चिंतन करना चाहिए था, इस पर विचार करना चाहिए था, वो विचार ना करके हमारे नेताओं ने आपसी एक दूसरे को सिर्फ नीचा दिखाने का काम किया, एक दूसरे को जस्टिफाइड करने का काम किया। अभी सदन में मेरे से पूर्व मैं सुन रहा था, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी चर्चा की बात कर रहे थे, डिबेट की बात कर रहे थे। आदरणीय बड़े भाई अभय सिंह जी ने इस तीनों बिलों के ऊपर जो है कानून के ऊपर बड़ा अच्छा अपना उसके पक्ष में बात की। ये तीन है। पहला कानून जिसमें सारी सरकार, मुख्यमंत्री जी, भाजपा के सारे बड़े बड़े नेता किसान को एमएसपी की गारंटी लेने की बात कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्याग पत्र देने तक की बात बोली बड़ौदा के अंदर चुनाव में। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं, और किसी में नहीं, इन्हीं के हल्के की जो मंडी लगती है, हम चुपचाप एक गाड़ी में बैठ के चलते हैं और इन्हीं के हल्के के किसानों की मैं दशा दिखाता हूं, और मैं गारंटी में इस्तीफा दे दूंगा अगर एमएसपी पे इनकी किसानों की फसल बिक्री होती। लेकिन बड़ा, एक मिनट मेरा पूरी, फिर चल पड़ेंगे, बिल्कुल मैं रेडी हूं मंत्री जी। मैं आपको अनेकों मंडियों में जो आपका नेता कहता हूं मेरे उसमें चलो, मैं उसके साथ गुप्त उसमें चलने को तैयार हूं, और मैं दावा करता हूं अगर एक भी जगह एमएसपी के ऊपर किसान की फसल की अगर खरीद होती मिली तो आप जो कहोगे मैं आपका सबसे पहले जयकारा मैं लगाऊंगा आपके बिलों का। लेकिन इस बात की कोई चिंता ना करते हुए, इस बात की कहते हैं कि ओपन मार्केट कर दी, जहां मर्जी जागे। मैं पूछना चाहता हूं, किसान जो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर उसकी मंडी है, वहां जाएगा या मेरा रोहतक महम का किसान यहां इसमें पंचकुला आगे बेचने आएगा? कितना बड़ा और पहले किसने रोका था? कौन सा कानून था जो किसान को दूसरी जगह अपनी फसल बेचने के लिए रोकता था? पहले भी ये ओपन था। लेकिन आप जैसे अभी अभय सिंह जी ने बताया, हम क्यों ऑनलाइन कर रहे हैं? अगर कोई कहीं का आगे बिक रहा है, मंडियों में क्यों मैसेज दिया जा रहा है? क्यों ऑनलाइन फसल का ब्यौरा ले रहे हैं उसकी खरीद के लिए? क्या मजाक हो रखा है? आप इस बात, कम से कम अपनी बात पे तो स्टैंड कीजिए। एक तरफ आप ऑनलाइन की बात करते हैं, उसको मैसेज भेजते हैं किसान को कि आप अपनी फसल को लेके इतनी उसको लेके वो मंडी में आइए, और दूसरी तरफ कहते हैं किसान जहां मर्जी जाके बेचे। ये कितना बड़ा मजाक है किसान के साथ। इसके ऊपर चिंता करनी चाहिए। हमें जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं, धन्यवाद करेंगे अगर वाकई में जिस प्रकार से कह रहे हैं कि ये 3 बिल किसान के हित में, किसान की खुशहाली के लिए, किसान की आय दुगनी करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, भाई अपने मर्जी के रेटों में किसान अपनी फसल को बेचे, ये बात कहते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक एमएसपी एक चीज का 10 रुपए फिक्स होगा, तो कौन मूर्ख व्यापारी होगा जो उसकी फसल, उस चीज को 15 रुपए में या 20 रुपए में खरीदेगा? जिसके ऊपर प्रिंट मार्क कर दिया, बाहर लिख दिया कि यह फसल इस रेट में बिकेगी, उससे ज्यादा खरीदने वाला कोई व्यापारी आएगा क्या?
क्या बात कर रहे हो? कम से कम जो बात बोलो उसको एक तथ्य के आधार पर, प्रैक्टिकल आधार पर बात करनी चाहिए। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को नया नहीं है एग्जाम्पल हमारे। पिच 4400 है, 5500 में बिक रही है बाजार में। कब है? सर आजकल बिक रही है। आज बिक रही है ना? हाँ। भाई साहब वो व्यापारी की बिक रही है, व्यापारी किसान की बिक रही है। मेरी सुनिए, किसान की जब बिकी थी ना, जब वो कितने में बिकी थी, मेरे साथ चलिए, मैं किसानों से आपकी बात कराऊंगा। और अभी आ जाएगी, आज सरसों बीजने का टाइम स्टार्ट हो गया, सरसों बीज रही है, 4 महीने के बाद आपको ले चलूंगा बड़े भाई, और तब दिखा देंगे फसल कितनी। आज जो फसल है, बाजरा आप 2150 रुपए की एमएसपी गारंटी लेते हैं, बाजरा 1300 और 1400 रुपए में पिटता घूम रहा है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं, अगर गारंटी लेता हूं। वो तो राजस्थान का होगा ना। मैं हरियाणा के अपने खेत में किसान के घर में पड़ा हुआ दिखाऊंगा और उसको लेके चलूंगा। मैं दावा करता हूं इस बात हो गया। और वो किसने मंगवाया? मेरी सुनिए, ये खबर आई थी बाजरे की, किसने मंगवाया? बीजेपी के लोगों ने। 1 मिनट दी, 2,23,916 टन बाजरा हमने खरीदा, और उससे पहले मंत्री महोदय मेरी सुनिए बात, मैं आपको मंत्री महोदय, मंत्री महोदय मेरी ये मैंने बताया, मंत्री महोदय मेरी सुनिए बात। सरकार का रिकॉर्ड है। हाँ मेरी सुनिए ना बात, ये सरकार का रिकॉर्ड है। मंत्री जी मेरी बात, मेरी बात तो सुना, जवाब तो सुन रहे ना। हाँ जब कांग्रेस की सरकार थी तो एमएसपी था आप आदमी 6 साल हो गए आपको सत्ता में आए हुए, 6 साल हो गए। मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूं, आदमी कांग्रेस का। दुगने ज्यादा आपने क्या करा? आप अपनी बात करो ना, पिछली कांग्रेस की उठा के बैठ जाते हो आप। मैं कोई कांग्रेस की नहीं। 2,23,000 टन। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये खबरें आ चुकी थी कि राजस्थान से बीजेपी के नेताओं ने स्टॉक कर लिया वहां पे और उसको मंडी में ले जाकर बेच रहे हैं। ये मैं उससे पहले की न्यूज बताओ कितनी दिखाता हूं। आप भिवानी दादरी के अंदर आप आज मैं आपको लेके चलता हूं मंत्री महोदय कि इतना बाजरा आपके वहां, अभी अभय सिंह जी पहले वो बता रहे थे, मैं अभय सिंह की बात कर रहा हूं, मेरे पास न्यूज है। इनके वहां रेवाड़ी बावड़ के किसान जो रो रहे हैं और वो अपने बाजरे को जो है ना 1300-1400 रुपए बेचने को मजबूर है। मेरे पास है, आपके बागे मैं जो भी बात करूंगा पूरी तथ्य के साथ करूंगा। बड़े भाई आप और मैं दोनों भाई चलेंगे। आप ये मैं आपके साथ चलूंगा। आप ये एलिगेशन गलत लगा रहे हैं। कोई भी बात भाई साहब, मैं सदन से आप पेमेंट किसान को हो रही है। 1 मिनट मेरी सुनिए, आप मुझे एक चीज बताइए। 1 मिनट बड़े भाई, एक बार बात कहने का अधिकार मुझे भी होगा। गलत बयानी न करें। मैं आपको किसान के बगैर हम कोई बड़े भाई मेरी एक बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं आप दोनों भाइयों से बड़े भाई हो, आप मेरे साथ फिक्स करो, बाहर अनाउंस नहीं करेंगे, प्राइवेट गाड़ी में बैठ के चलेंगे, मास्क लगा के, कोई नहीं पहचानेगा बगैर पीएसओ के उसके। मेरी पूरी बात सुनो भाई साहब, 1 मिनट मेरी। आप हमारे भाई हो, लेकिन पिछले दिनों भाई साहब मेरी बात सुनिए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आप दोनों भाइयों के साथ चलने को तैयार हूं और आपके उधर की मंडियों में चलूंगा। अगर ये मेरी बात जो बोल रहा अगर वो सत्य नहीं निकली तो वहीं से इस्तीफा दे दूंगा। इस बात का वादा करता हूं सदन के सामने। आप 1 मिनट बात आप बाइंड अप करो। आप उस बात के नहीं पहला मुद्दे पे दूसरे पे आऊंगा जी, अभी पूरा बोलने दो मुझे। चुना लोगों ने, इस्तीफा की जल्दी ना करो। मैं तो आपको चलने को बोल रहा हूं बड़े भाई। आप इतवार को चलो, कल से फ्री हो, परसों चल पड़ेंगे, मंडे को चल पड़ेंगे, ट्यूसडे को चल पड़ेंगे। उसके बाद मेरी सुनो, एमएसपी की जो बात है भाई, जब एमएसपी से कम में मिल रहा है तो उसमें ज्यादा कौन खरीदेगा, इस बात की। फिर अगला आ गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज पहली बार नहीं हो रही है, पहले से हमारे यमुनानगर इसमें शाहबाद बेल्ट में आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से होती है। और आप चलिए केस, वो कंपनियां किसानों के ऊपर क्लेम कर चुके हैं, 4-4 करोड़ के किसानों के ऊपर। वो कंडीशन जिस प्रकार की लगाते हैं, 1 मिनट भाई साहब पूरी बात, वो जिस आपने कहा साइज की बात, क्या क्या साइज होगा आप बता सकते हैं? कल आपने उसमें आलू बीजिए, मेरे साथ करिए, आप कितने इंच का आलू मुझे देंगे? कौन उस बात की गारंटी ले सकता कितने साइज का आपका प्याज पैदा हुआ, कितने साइज का आलू पैदा हुआ, किस साइज की लौकी पैदा होगी, किस साइज का टमाटर पैदा हुआ? आप मेरी बात पूरी सुनिए फिर बोलना। ये गारंटी कोई किसान अगर आप में तो कोई ले सकता है तो मुझे बताओ कि मैं गारंटी देता हूं, मैं उसके साथ एग्रीमेंट करूंगा जो मुंह मांगे रेट के ऊपर। हाँ जी,
बैठ के एग्रीमेंट करेंगे साइज के बारे कोई एग्रीमेंट नहीं, वो आप उन वन साइडेड करो ना। अगर वो चीटिंग करता है तो किसान को अधिकार है उसको डिजोल्व करने का। और जो आप कह रहे हो 4-4 करोड़ रुपए बकाए हैं, हाँ, मैं कह रहा हूं उन्होंने किसान पे क्लेम किया हुआ है। मैं एक मिनट बात, किसान के ऊपर कंपनीज ने क्लेम किया हुआ है। अगर हमारा एज पर एग्रीमेंट वो फसल नहीं दी, हमारे को ये नुकसान होगा, हमारी फैक्ट्री का एक्ट की जरूरत पड़ी, इसीलिए ऐसे एक्ट की जरूरत पड़ी कि उसका मिसयूज हो रहा था। अब एक लीगल फ्रेमवर्क उससे भी खतरनाक है वो सेम एग्रीमेंट। नहीं, आपको लग रहा है। आप मुझे ये बताइए, आप जो फसल की आज एक महीना से पेमेंट नहीं हो रही, कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं आप जिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं उसके अंदर ये है कि वो जो कंपनी करेगी वो 100% जो भी किसान का पैदा होगा उसको खरीदेगी। कहां लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ उसके अंदर वो साइज का बात कर रहे हैं, वो उसकी फसल की गारंटी नहीं ले रहे, वो सबको खरीदेंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर पेमेंट लेट हो रही ना जी, तो सरकार ने एक बात कही कि 3 दिन से बाद जो पेमेंट देंगे उस पर ब्याज देंगे। ठीक है, पेमेंट लेट होगी, कौन दिलाएगा? पोर्टल ऐसा मंत्री महोदय कौन दिलाएगा? ही नहीं है। आप मुझे आज के सहित ही उठेगा पोर्टल। मंत्री महोदय ये बताइए कौन दिलाएगा? एक एसडीएम की तो अडानी अंबानी के खिलाफ फैसला करने की, अडानी अंबानी के खिलाफ एसडीएम फैसला कर सकता है क्या? अडानी अंबानी जो कंपनी आएंगी उसके खिलाफ एक एसडीएम की औकात है? अडानी अंबानी का भी जवाब अभी दे देंगे, आप अपनी बात पूरी कर लो। चलो आप पूरी करो कुंडू साहब। उसका कोई आज किसान कितना बेबस है कि वो सिविल कोर्ट भी नहीं जा सकता, ऐसा प्रोविजन कर दिया। उसके बाद आप किसान की बात करते हो, किसान के बेनिफिट में है खाद्य वस्तु अधिनियम बिल जो आपका है, कौन सा किसान का बेनिफिट है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। वो तब बेनिफिट होता, आज अभी लागू हुए हैं हमारे, अगस्त में बिल पास हुए हैं। अडानी अंबानी के वेयर हाउसेज तो 1-1 लाख मीट्रिक टन के बने हुए 4-4 महीने हो गए, जिसको प्रोसेस में चले हुए 3-3 साल हो गए थे। कैसे बन गए वो? क्योंकि वो उनकी प्लानिंग थी ऑलरेडी। अगर आपको वाकई में इससे किसान को बेनिफिट देना तो कोऑपरेटिव स्कीम लाकर किसानों के वेयर हाउस गोडाउन खुलवाते, कोल्ड स्टोरेज खुलवाते और किसान को बोलते कि आप अपने इसको स्टॉक कीजिए और आप अच्छे मार्केट लेंगे, तब तो हम मानते कि यह किसान के हित में था। ये कौन सा हित में है कि आज 1-1 लाख मीट्रिक टन के वो पूरे प्रदेश के अंदर जमीन खरीद चुके हैं अडानी अंबानी बड़े बड़े ग्रुप। धन्यवाद कुंडू साहब। नहीं पूरी बात करने ऐसे नहीं तो मैं सुबह से बैठा हूं, मेरी से ज्यादा हो गया। ये इससे जरूरी कोई विषय नहीं है, इससे जरूरी क्या फिजूल की बातों में आधा घंटा भाषण दिया फिजूल की। ये इतना महत्वपूर्ण विषय जो कल से हम वेट कर रहे हैं और आज भी शाम को नंबर आया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पाप में से खड़ा होकर एक बार मुझे जवाब दे दो, इसमें एक बेनिफिट इन तीनों कानून में किसान का है? मैं अभी जो है ना आपका जयकारा बोल, एक बेनिफिट, सिर्फ एक बेनिफिट की बात कर रहा हूं मैं, एक फायदा कानून में। मंत्री महोदय, आप किसान के घर पैदा हो रखे हो, मैं जानता हूं आप पूरी पृष्ठभूमि, आप मुझे खड़ा बड़े भाई हो, आदरणीय हो मेरे, आप मुझे एक बेनिफिट इन तीनों कानूनों का किसान के बता दो जिससे किसान को ये बेनिफिट। तभी तो कांग्रेस भागी यहाँ से। मैं कांग्रेस की छोड़िए, क्योंकि आप मैं कांग्रेस का नहीं हूं, कांग्रेस छोड़ के मैं कांग्रेस का नहीं हूं। कर सकी आप आज तक के इतिहास मुझे फायदा विपक्ष डिबेट करने के मंत्री जी, मुझे एक फायदा, आप किसान के बेटे हो, किसान के घर में पैदा हो रहे हो, मुझे एक फायदा इन तीनों बिलों से ये बता दो, मुझे एक ही, ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे एक बेनिफिट ये बता दो अगर इससे किसान को ये फायदा है, मैं भी जयकारा लगाऊंगा आपका। एक मिनट जी मंत्री जी, अभय सिंह, एक मिनट अब मंत्री जी से आप अपनी बात पूरी करो, मैं बताऊंगा आपको क्या फायदा। ठीक है, पूरी करो आप बताइए ना आगे तुम बात। मैं अपनी बात पूरी करो जी। आप सबसे निवेदन करता हूं, आप तीनों ये बिल लेकर आए हैं, उसको किसान हितैषी बता रहे हैं, आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, एक चौथा बिल और दे दीजिए जिसमें किसान की एमएसपी की गारंटी हो जाए और उसकी फसल, पूरी फसल खरीदने की गारंटी हो जाए। उसके साथ इसको और केंद्र सरकार को भेज दीजिए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, मुख्यमंत्री जी अगर आपकी सरकार साथ देंगे, लेकिन इस प्रकार से किसान के ऊपर ये काले कानून थोप कर आप किसान को मारने का काम कर रहे हैं, उसके बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। इस प्रदेश की 70% पॉपुलेशन किसान और किसान से जुड़ी हुई है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, 20 से ठीक है कुंडू साहब, धन्यवाद। 70 विधायक हो गया, 70 विधायक जो ग्रामीण अंचल से किसान की वोट लेके आए हैं,
आप अपनी छाती अपनी आत्मा से पूछ के बता दीजिए ये किसान के हक में है कि उसके विरोध में। इतना भी अंध मत हो अपनी पार्टी से धन्यवाद। आज सबको अपने किसान के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं ये निवेदन करता हूं सभी भाइयों से, और यही मेरा कहना है। आज इससे जरूरी कोई विषय नहीं हो सकता, इससे जरूरी कोई विषय नहीं हो सकता। मैं आपको फिर बार बार कहता हूं और निवेदन करता हूं सदन से, सरकार से, मुख्यमंत्री जी से कि इन बिलों को ऊपर ये अमेंडमेंट करके चौथा एक और बिल के केंद्र सरकार को भेजिए, तभी किसान का भला हो सकता है। अन्यथा किसान मर जाएगा, किसान का भविष्य, उसके बच्चों का बर्बाद हो जाएगा। मैं धन्यवाद। ठीक, जी यही निवेदन करता हूं मैं मुख्यमंत्री जी से और पूरे सदन से। धन्यवाद। ठीक है, सांगवान साहब। आदरणीय स्पीकर साहब, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए तो धन्यवाद। जब से ये सृष्टि रची, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग आज तक, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि हर सरकार जो पीछे रही, राज कराने रहे, किसान का शोषण हरेक ने किया। और यही दुर्भाग्य है, आज भी किसान का लड़का किसान नहीं बनना चाहता, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनना चाहता है, नेता का लड़का नेता बनना चाहता है, किसान का लड़का किसान नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं चाहता? ये घाटे का सौदा है। माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार के 3 कानून लाए किसान की भलाई के लिए, अगर उसमें वास्तविकता है, किसान का फायदा है, तो उसमें जो मंजूर किया गया हमें उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन मैं एक कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, जिस प्रकार भाई बलराज कुंडू ने कहा कि बाजरा नहीं बिक रहा, मैं ये कहता हूं बाजरा बिक रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई छोटी मोटी कमी है, उसको जरूर दूर करना चाहिए। तो एक मिनट, एक डट भाई डट, बीच 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 में डट, सुनना बोलना जानता है, सुनना भी सीख, पर ये नहीं चलता। मैं जो कह रहा हूं है ना, मैं बताता हूं, यो कहने से बात नहीं होती, ऐसे कहने से बात नहीं। किसान जो सच्चाई, कुंडू साहब आप बोल लिए, सुनना भी सीख, सुनाना जानता तो सुनना भी सीख। ये नहीं होता ड्रामा कर चल पड़ना, ऐसा नहीं है। मैं जो बताना चाहता हूं मंत्री जी, ये जो भाई को बताना चाहता हूं, जो टोकन सिस्टम है, अरे मैं दादरी वाला मैं पूछ के आ रहा हूं, तेरे ज्यादा पूछ रहा हूं। मैं जो बताना चाहता हूं, तो जो टोकन सिस्टम है, जेपी जी मेरी भाई से प्रार्थना, उस टोकन को जरूर सुधारे। किसान के पास जो टोकन पूछना चाहिए, लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके अंदर जितना जल्दी हो उसके अधिकारियों से उसके टोकन भिजवाएं और बाजार खरीदने में कोई कोताही नहीं, बढ़िया खरीदा जा रहा है, लेकिन टोकन की कमी वो दूर करी जाए। जहां तक बिल की बात है, हम तो निर्दलीय विधायक हैं, हमने तो पहले ही किसान के हित में इसका फैसला किया है कि मोदी जी से एक बात से मैं खुश हूं, इस बात से मैं भरोसा करता हूं कि गरीब और किसान के विरोध में मोदी जी के हाथ से कोई कलम चल ही नहीं सकती। गारंटी के साथ कह सकता हूं किसान के हित में जाएगा और आने वाले टाइम में रिजल्ट मिलेगा, देखने को मिलेगा। आज जो फैसला ले रहे हैं इसका रिजल्ट बाद में मिलेगा, इसको किसानों को कितना फायदा हो रहा है। पिछली जितनी भी सरकार ने किसान का शोषण किया और उसी का नतीजा हुआ जो गरीब होता चला गया। और कुंडू भाई दादरी नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर चैलेंज कहीं बुला लो भाई, आ जाऊंगा। आप लोगों को बहुत बहुत में धन्यवाद। रणधीर सिंह गोलन जी, गोलन साहब। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार के द्वारा पारित बिल पर प्रस्ताव रखा है, वो एक सराहनीय कदम है, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा किसान हूं और किसान की हालत इस देश और प्रदेश के अंदर जितनी जर्जर हालत में है शायद किसी की नहीं होगी। लेकिन इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का एक संकल्प, एक नारा कि 2022 तक मेरे किसान की आय दुगनी हो, उसी को लेकर यह बिल पास किया गया है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोगों का काम है भोले भाले किसान को भ्रमित करना,
और हरियाणा और पंजाब के अंदर जो हमारा 70-80% किसान से संबंधित है, उसको बकाने का काम विपक्षी दलों के लोग कर रहे हैं और हमारा किसान जल्दी बहकावे में आ जाता है। एक समय था जब विपक्ष के लोग कहते थे कि धारा 370 कभी समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन किसान नहीं पाऊंगा यार। चलो बोलो बोलो गोलन साहब। ना मैं बीच में जोगी राम ने टोक दिया, खड़ा ले गया जी। कोई नहीं आप करो। ऐसे निर्णय मोदी जी ने लिए, देश के हित में लिए। आज किसान के हित में भी माननीय मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, और विपक्ष के लोग कहते थे कि किसान की फसल नहीं बिकेगी, लेकिन अभी जीरी का सीजन था, माननीय उप मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगे कि आप किसान के पुत्र हो और आपने किसान को लेकर इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हरियाणा की सरकार ने निर्णय लिया कि हम एक एक दाना एमएसपी पर किसान का खरीदेंगे इस जीरी के सीजन में। मेरे क्षेत्र में 3 मंडियां हैं, डांड, पुंडरी और पाई। किसी भी किसान को एक दिन भी कोई जीरी एमएसपी ना खरीदी जाए, कोई दिक्कत नहीं आई। इस बार 50-100 रुपए ज्यादा खरीदी गई है। तो ऐसी ऐसी योजनाएं जो किसान के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी लागू करने जा रहे हैं, और विपक्ष के लोग उस सरकार के बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं उनका फर्ज भी बनता है, राजनीति है। जब हम विपक्ष में होते थे, हम भी अपने पैदल यात्रा, कभी धनखड़ जी गल्ला कुर्ते काट का, स्वामीनाथन योग के लिए लगाए हैं नारे। ठीक, आज विपक्ष का काम है, लगाएगा। विपक्ष के डरने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इस देश के प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी बने थे, उन्होंने कणक का रेट 90 रुपए बढ़ाया था, और उस टाइम सारे किसान बोले बड़ा रेट बढ़ाया भाई, बड़ा रेट बढ़ाया। और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने बार रेट 50 रुपए, 70 रुपए, 40 रुपए बढ़ाया। आज किसान इससे खुश है। और मुझे अच्छी तरह से याद है 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, और उन्होंने चुनाव से पहले एक नारा दिया था, हम भी उसके सहयोगी थे, कि अगर मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, किसानों का कर्जा माफ करूंगा। और उस व्यक्ति ने किसान का कर्जा माफ करने का काम किया था। माननीय चौधरी देवीलाल जी ने उस समय कनेक्शन की बात करी थी। अगर किसी का एक पोल के ऊपर केबल का कनेक्शन है तो कनेक्शन देने का काम 5,000 रुपए में किया था। मैं माननीय चौधरी रणजीत सिंह जी बिजली मंत्री बैठे हैं इस सदन के अंदर, माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज किसान को कनेक्शन के लिए बड़े भारी धक्के खाने पड़ रहे हैं। 2-2 लाख रुपए किसान ने बिजली के कनेक्शन के लिए पर रखे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी, बात कर रहे थे 2 मिनट होगी तो ना हुई, नहीं पूरी नहीं हुई। 1 मिनट जी, आपने कहा मैं उनकी पूरी हो जाने दो, जी, एक मिनट पूरी हो जाने दो, उसके बाद बता दीजिए। मेरा निवेदन ये है कि सरकार ने 5 स्टार 3 स्टार मोटर का ऐलान कर दिया, लेकिन ना सरकार के पास 5 स्टार ना 3 स्टार। क्यों नहीं कोई ऐसी व्यवस्था की जाए? माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, सदन में नहीं है, कि जिस भी कंपनी की मोटर सरकार वेरीफाई करे उनको खरीदने का किसान को अधिकार दिया जाए। आज पोर्टल बंद है, किसान धक्के खा रहा है। सरकार हमारी है, हमारी सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि हम किसान की बात सुने, किसान का। धन्यवाद गोलन साहब, बता रहे हैं अभी मंत्री जी आपको। धन्यवाद, होगा टाइम आपका। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, बिजली के बारे में है, जहां जगमग योजना है वहां पर 1 महीने की बजाय 2 महीने में बिल आता है। मेरे मजदूर और गरीब भाई को, किसान भाई को 2 महीने के अंदर दुगुने यूनिट का बिल देना पड़ा, उसको भी 1 महीने करने का काम करें।
और एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। 1982 के अंदर स्वर्गीय इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी। हरियाणा की विधानसभा का चुनाव था, मैं उस टाइम बीए सेकंड ईयर में डीएवी कॉलेज में था। इंदिरा गांधी पुंडरी में आई, बोले कणक का रेट 1 रुपये बढ़ा दिया। आज कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की बुराई करते हैं। जिस कांग्रेस ने 1 रुपया रेट बढ़ाया, आज वो मोदी जी से सवाल पूछते हैं। तो अध्यक्ष जी, जो ये बिल मोदी जी ने पास किया है किसान के हित में है, किसान को समझाने की जरूरत है। अगर इसी बिल को धारा 370 और राम मंदिर की तरह हम 2 महीने पहले समझा देंगे, देश में कोई रोड़ा नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भारत। आप वैसे उस एक्ट पे चर्चा हो रहा था, मेरा विषय नहीं था। जो साहब मैंने जवाब नहीं मांगना, लागू कर लियो। अब आपने कह दिया, अब मैं कहूंगा, पर इन्होंने चर्चा कर दिया, इस करके मैं बताना चाह रहा हूं कि पिछले 7 महीने में जब से मैंने टेक ओवर करा है 9,500 ट्यूबवेल कनेक्शन हमने इंस्टॉल कर दिया। ये आपको जानकारी नहीं। नंबर 2, अभी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, हमारे सेंटर के आर.के. सिंह जी ऑनरेबल हमारे स्टेट मिनिस्टर फॉर एनर्जी हैं, उनके साथ ही हरियाणा एकमात्र स्टेट थी जिसे उन्होंने 750 करोड़ रुपया दिया इस बात का कि आप सबसे बढ़िया करें। हमारा लाइन लॉस कतई बहुत कम आया, हम पूरे देश में 1 नंबर पे हैं। तीसरी बात मैं आपसे कहूं कि हमारी 12,000 मेगावाट की रोज की प्रोडक्शन है और आज के दिन हमारी 8,000 से ज्यादा कंज्यूम नहीं हो रही। हम पे स्पेयर है, थर्मल्स हमारे अलग खड़े हैं। ये जो आप जिस 5 स्टार 3 स्टार का चर्चा कर रहे हैं, ये हम तय नहीं करते, इंडियन ब्यूरो ऑफ एनर्जी तय करता है। वहां से जब अप्रूव हो जाएगी, हम इमीडिएट से पोर्टल खोल देंगे, तुरंत लोगों को देना शुरू कर देंगे। ये हमारा विषय नहीं है। गोलन साहब, मैं आपकी जानकारी में ये बता रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अध्यक्ष जी, ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी। नहीं होगा जी, होगी चर्चा होगी। आप बैठो प्लीज। नहीं होगी चर्चा। क्यों नहीं आती जी? ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी अध्यक्ष जी, मैंने बैठो प्लीज। कुछ और भी बात करनी है। बैठो तो सही, आप बाद में बोल लेना आप अगली बार। एक मिनट हो गया। नहीं जी, मेरे को समय दो अध्यक्ष जी। मंत्री जी जवाब दे रहे, मंत्री जी बोल रहे, आप बैठो। नहीं जी, अरे किसी माइक ने- तो खोल दो। अध्यक्ष जी, जो समस्या वो तो सुनी नहीं, किसानों की जो मेन समस्या है। आप बैठो, कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेना। 2 मिनट दो जी। कि बहुत सालों से मंत्री जी बोल रहे हैं अभी, बैठो आप। मेरे को समय जरूर एक वक्त था कि हमारे देश में खाद्यान्न की कमी होती थी और धीरे धीरे करके किसानों की मेहनत की वजह से हम आत्मनिर्भर बने। और आत्मनिर्भर ही नहीं, आज जो अनाज का, खाद्यान्न का इतना उत्पादन हम करते हैं कि हम एक्सपोर्ट करने के लायक भी हो गए हैं। भरपूर मात्रा में किसान ने खाद्यान्न का उत्पादन किया है। लेकिन एक विचार का मुद्दा है, उत्पादन हमने बढ़ाया, देश आत्मनिर्भर बन गया, क्या किसान की हालत सुधरी? क्या किसान की आर्थिक हालत ठीक हुई? और मेरा यह मानना है, और आप सबका भी इसमें सहमति होगी, कि किसान की हालत जो और वर्ग हैं उनके मुकाबले कमजोर है। और इसकी हालत सुधारने के लिए अगर किसी ने ध्यान दिया है तो जो वर्तमान केंद्र की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने बहुत साल पहले कह दिया कि मुझे 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना करना है। और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए धीरे धीरे करके उन्होंने कदम बढ़ाए। किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो इनपुट कॉस्ट को कम करना, यूरिया की कालाबाजारी थी, उस पर नीम का लेपन किया, खादों का और का अत्यधिक प्रयोग होता था, उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए,
खाद और बीज की उपलब्धता करवाई। दूसरा ये था कि जोखिम फ्री कैसे करे किसान को। कभी ओलावृष्टि से, कभी पाला गिरने से, कभी सूखे से किसान की फसल बर्बाद हो जाती थी, और उसके लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए, आज जो पार्टी बाहर गई है, सबसे ज्यादा विरोध उन्होंने उस योजना का किया था। जो भाषा आज बोल रहे हैं सेठ साहूकार को लिए कि इसके लिए राजनीति कर रहे हैं, फसल बीमा योजना में भी गांव-गांव के अंदर हमें समझाने में वक्त लगा था किसानों को। यही भाषा बोलते थे कि ये योजना अदानी और अंबानी के लिए है, किसान को मारने वाली है। लेकिन जितना लाभ फसल बीमा योजना से हरियाणा के किसान का हुआ है, मैं पहले भी आज एक सवाल के जवाब में बता चुका हूं कि किसान से हमने कोई 900 करोड़ रुपए लिया है और 2980 करोड़ रुपए के आसपास फसल बीमा का पैसा दिया। हरियाणा सरकार की नीतियां किसान हितैषी रही हैं। लगभग 2700-2800 करोड़ रुपए हरियाणा के मध्य से किसानों को गया। 6-6 हजार रुपए प्रधानमंत्री जी ने डाले, उसको भी 1200-1300 करोड़ रुपए की राशि गई। ये सब चीज करके किसान को जोखिम फ्री करने का काम किया। हरियाणा मेरे ख्याल में देश में पहला प्रदेश होगा। हमारे यहाँ पानी की कमी है, पानी बचाने के लिए हमने योजना बनाई और वो ड्रिप इरिगेशन के लिए पूरे प्रदेश के अंदर 85% सब्सिडी दी। उससे हमारे खासकर दक्षिण हरियाणा के किसान हैं तो टपका विधि से करके बागवानी की तरफ गए हैं, कपास की खेती करते हैं। बूंद बूंद पानी की जो विधि है उससे किसानों को फायदा हुआ और धीरे धीरे करके हमारा उत्पादन बढ़ा और किसान की लागत घटी। लेकिन उसके बाद असली मुद्दा जो है, किसान मेहनत करता है, पसीना बहाता है, किसान उत्पादन करता है, लेकिन किसान को अपना माल बेचने के लिए आजादी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि किसान को माल बेचना नहीं आता, किसान की अपनी सीमाएं हैं। छोटा किसान है, 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, वो अपने माल को गाड़ी में भर के, ट्रैक्टर में भर के, रड़ू में भर के कहां जाए। एक व्यवस्था थी मंडी की, एक मंडी में 20 गांव, 30 गांव, 40 गांव। मंडी में जब किसान का माल जाता था, कांग्रेस के वक्त में 3-3 रात तक उसकी बोली नहीं लगती थी, उसके माल को रिजेक्ट कर दिया जाता था, उसकी पेमेंट देने के लिए आड़ती के ऊपर छोड़ दिया जाता था, महीने तक उसको पैसे नहीं देते थे। और जब उसको जरूरत होती थी किसान को, जिसको आज एटीएम बोलते हैं किसान का, बिचौलिए, कुछ बिचौलिए 24%, 30% तक ब्याज लेके उसका शोषण करते थे और उन बिचौलियों की पार्टी जो कांग्रेस है उनका समर्थन करती है। मैं कहता हूं कि किसान की जो 60-70 साल में दुर्दशा हुई है, उसकी अगर कोई जिम्मेदार है तो जो शासन में रहा है वो पार्टी है। किसान के लिए आज किसान हितैषी होने का जो स्वांग कर रहे हैं वो पार्टी है, जिसकी वजह से आज किसान की हालत है। मैं उन पार्टी वालों से पूछना चाहता हूं कि आप शासन में रहे हैं 50-40 साल, 60 साल तक, क्या आज किसान की हालत ठीक है? अगर है तो वो बताइए। अगर किसान की हालत कमजोर है तो उसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार उनकी नीतियां हैं, जिम्मेदार उनके तरीके हैं, जिम्मेदार उनके बिचौलियों की वजह से जो किसान का शोषण हुआ है वो जिम्मेवार हैं। हमारी प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमने कोशिश की है कि किसान की बिचौलियों से मुक्ति मिले और उसी का ये परिणाम है कि ये जो बिल आए हैं। एक हमारे विपक्ष के भाई कह रहे थे कि किसान नेता हैं, किसान यूनियन से पूछा नहीं गया। सालों साल से इस पर बहस चल रही है, सालों साल से। हमारे विपक्ष के नेता हुड्डा साहब की अध्यक्ष भी मेंबर थे कमेटी के, उन्होंने भी यही मांग रखी थी, यही रिकमेंडेशन उनकी थी। उस वक्त उनमें उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी क्योंकि वो उनके ऊपर बिचौलियों का दबाव था। उन्होंने वो काम नहीं किए जो आज भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी ने किसान के हाथ खोल दिए हैं। मंडियां खत्म करने का दुष्प्रचार किया गया, मंडियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि हरियाणा के अंदर तो मंडियां ज्यादा चलेंगी। एमएसपी खत्म करने का दुष्प्रचार किया गया। हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है, हमारे पड़ोस में पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, हमारे पड़ोस में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और उससे ज्यादा वस्तुएं हरियाणा में आज 8-9 जिन्स जो है 100 की 100% एमएसपी पे हम खरीदते हैं और हमने किसानों को सीधी पेमेंट दी है। हमारी लड़ाई जो है एक वर्ग से है
जो कहती है कि हमें पैसा दो किसान की उपज का, हम उसको अपनी मर्जी आएगी जब देंगे, और हमारी सरकार कहती है कि नहीं, हम आपको पैसा नहीं देंगे, जो किसान चाहेगा कि मुझे सीधा पैसा मिले उसको हम सीधा पैसा देंगे। ये एक ऐतिहासिक कदम है। इसके परिणाम जो आएंगे आने वाले 5 साल 10 साल में बताएंगे। किसान जो है आपका धन्यवाद अदा करेगा, मोदी जी का धन्यवाद करेगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करेगा। किसान हितैषी फैसले लेने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब पिछले दिनों के अंदर धरने प्रदर्शन किए, रोड जाम किए, और ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बिचौलियों का संरक्षण हमेशा से करती आई है। ये कोटा परमिट, ये लाइसेंस राज, ये बिचौलिए पालने की प्रथा इनके जन्म से इनके खानदान के अंदर है, और इन्होंने इस देश के गरीबों को गरीब बनाया, इस देश के अमीरों पूंजीपतियों का संरक्षण किया, और वही चीज ये चाहते हैं आज भी। जब भारतीय जनता पार्टी किसानों का हित करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी किसानों को हाथ खोलना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसान की हालत सुधरे, तो भी इनको पेट में परेशानी होती है, और ये तरह तरह के प्रपंच करके कभी रास्ता जाम करते हैं, कभी धरने देते हैं, और किसान के नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हरियाणा का बहुमत का किसान हमारे साथ है, मोदी जी की नीतियों से खुश है, और उसी का परिणाम है कि आज इनके सब षड्यंत्र के बावजूद किसान खेतों के अंदर अपने आराम से काम कर रहा है। किसान फसल मंडी के अंदर बेच के आ रहा है, धान की पूरी तरह से बिक रही है फसल, कपास की हमने मंडियां बढ़ाई हैं। CCI से इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं, जो हमारे केंद्रीय कपड़ा मंत्री जी से मिलकर इस बार CCI की परचेज को और बढ़ाया। और ये हमारे कांग्रेसी भाई कभी राहुल गांधी को लेके आते हैं, किसान यात्रा करते हैं, इस किसान यात्रा ट्रैक्टर यात्रा करते हैं। इस ट्रैक्टर यात्रा को राजस्थान क्यों नहीं ले जाते? राजस्थान में दिखाएं कि वहां का किसान, इस देश में कानून है 1200 रुपए का बाजरा वहां बिक रहा है, 2150 का कानून राजस्थान में भी लागू होता है, 2150 रुपए का कानून पंजाब में भी लागू होता है। वहां इनको दिखाई नहीं देता, यहां ये प्रपंच करते रहते हैं। पिछले दिनों हमारे पड़ोस के प्रदेश में कानून पास कर दिया कि भाई 2 फसलों का, सिर्फ गेहूं और धान का MSP से नीचे बिक्री होगी तो उसकी 3 साल की सजा हो जाएगी। आप किसान परिवार से हैं, मुझे एक चीज बताइए, गेहूं की मंडी कितने दिन चलती है? MSP की परचेज भारत सरकार के लिए होती है, 1.5 महीना होती है, 2 महीना होती है। उसके बाद अगर 50 रुपए नीचे भाव हो जाता है, किसान के घर में अनाज है, वो किसके यहाँ बेचने जाएगा? वहां का किसान का अनाज बिकेगा नहीं, पंजाब के किसान का अनाज हरियाणा में लेके आना पड़ेगा। इसी तरह से अगर उनकी नीयत ठीक है, तो वो अपने दम पे कहे कि हाँ MSP पर हम 12 मास मंडी चलेगी, MSP के रेट से हम गेहूं की खरीद करेंगे। अगर उनकी नीयत ठीक है तो ये कहें कि हाँ भारत सरकार 2 महीने परचेज करती है, उसके बाद की MSP की परचेज, धान की परचेज 12 मास हम करेंगे। और वो ये कहें कि हाँ जिस तरह हरियाणा सरकार बाजरा की परचेज करती है, जिस तरह हरियाणा सरकार मूंग की परचेज करती है, मूंगफली की परचेज करती है, कपास की परचेज करती है, उसी तरह से पंजाब और राजस्थान भी करें। अभी ये शिकायत कर रहे थे हमारे भाई अभय सिंह जी कि उधर से यूपी से नहीं आने देते, राजस्थान से नहीं आने देते, पंजाब से नहीं आने देते। वो विपक्ष के पार्टियों से पढ़ना चाहिए कि ऐसी नौबत क्यों आती है कि राजस्थान का बाजरा लेके हरियाणा में आए, ऐसी नौबत क्यों आती है कि राजस्थान का कपास लेके हरियाणा में आए, ऐसी नौबत क्यों आती है कि यूपी का किसान हमारे यहाँ लेके। हमारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, हमारी परचेज अच्छी है, हम डायरेक्ट किसान को पैसा देते हैं, और हम पड़ोसी इसको उनका भी खरीदेंगे, लेकिन हमारे हरियाणा के बजट पर पहला हक जो है हरियाणा के किसान का है। कुछ चीजें हैं जैसे बाजरा है, मूंग है, और चीजें हैं, मूंगफली है, ये हम हरियाणा के बजट से खरीदते हैं। मुख्यमंत्री जी रहे हैं हुड्डा साहब, उनके वक्त में बाजरा की खरीद नहीं हुई, उनके वक्त में सरसों की खरीद नहीं हुई। हमने रिकॉर्ड तोड़ सरसों खरीदी पिछले साल, कोरोना के काल के अंदर भी हमने मंडियां बढ़ाई, और पहली बार आप देख रहे होंगे कि हमने 4200 रुपए में सरसों खरीदी थी। सरसों का स्टॉक को हमने रखा, और जब किसान की बिक गई वो तो बिक गई, आज 5500 रुपए में सरसों बिक रही है। ये हमारी नीति की सफलता है। आज इसी तरह से एक हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे कि इनको शायद खेती बाड़ी का ज्ञान नहीं, पुराने मुख्यमंत्री जी,
हुड्डा साहब, वो कहते थे कि इस बिल की वजह से टमाटर 50 रुपए हो गया, होर्डिंग होगी। उनको ज्ञान नहीं कि टमाटर को होर्डिंग का पेरिसेबल आइटम है, 4-5 दिन से ज्यादा टमाटर चलता ही नहीं। टमाटर का अगर पेरिसेबल होर्डिंग होने का सिस्टम हो जाए तो किसान के लिए अच्छा हो। अगर सब्जियों के लिए, पेरिसेबल आइटम के लिए, शिमला मिर्च के लिए या टमाटर के लिए या आलू के लिए या गाजर के लिए, जितनी भी चीजों के लिए, उसके लिए हमें चाहिए फंड चाहिए। फंड कौन लेके आएगा? प्राइवेट सेक्टर। वही तो चीज हम करना चाहते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर आए, प्रोसेसिंग की यूनिट लगे, पैकेजिंग की यूनिट लगे, और दुनिया भर का 1 लाख करोड़ रुपए का जो पैसा दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, छोटे छोटे किसान के बच्चे फार्म गेट पर प्रोसेसिंग करे, 3% इंटरेस्ट सब्सिडी दी है कि 2 करोड़ रुपए तक का कोई भी प्रोजेक्ट है लेके आइए, मेरे पास लेके आइए, हम आपका पास कराएंगे, आप वेयर हाउसिंग बढ़ाइए। हरियाणा के अंदर जोत छोटी है, 2.5 एकड़ 3-3 एकड़ की जोत है, हमने एफपीओ बनाए हैं। सारे देश के अंदर 10,000 एफपीओ बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमने 450-500 एफपीओ बढ़ा दिए हैं, और एक एफपीओ के अंदर पैकेजिंग हाउस, प्रोसेसिंग हाउस, कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन सब बनाने के लिए हम 80 से लेकर 90% तक सब्सिडी दे रहे हैं। किसान के बच्चों के लिए है, लेकिन इन लोगों को उन चीजों में रुचि नहीं है। इन लोगों की रुचि सिर्फ बिचौलियों का संरक्षण करने के लिए है, जो इनकी इलेक्शन के अंदर मदद करते हैं, उनको ही संरक्षण करने के लिए राजनीति करते हैं। किसान का बच्चा, हर किसान हितैषी आदमी इन बिल का समर्थन करता है, और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी के कलम से कोई भी फैसला किसान के विरोध में नहीं हो सकता। हरियाणा सरकार का कोई भी फैसला किसान के विरोध में नहीं हो सकता। किसान के हाथ खोल दिए गए हैं। आज मंडियां हम अलग बनाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ घरौंडा के अंदर हजारों करोड़ रुपए की मंडी हम बनाने जा रहे हैं। मसाला मार्केट हमारी बनाने की सोनीपत में योजना है। एप्पल के मार्केट बनाने की हमारी योजना पिंजौर में है। गुड़गांव के अंदर फूलों के मार्केट बना रहे हैं। तरह तरह की योजनाएं किसानों के बच्चों की आमदनी बढ़ाने के लिए फिशरीज की योजना लेके आ रहे हैं। हम इसके मशरूम की योजनाएं लेके आ रहे हैं। तरह तरह की योजनाएं, ताकि किसान का बच्चा छोटी छोटी नौकरी के लिए ना भागे, घर में उसको रोजगार मिले, वो रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने लायक हो जाए। ये योजना केंद्र सरकार की, भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की, हमारे विभाग की हम लेके आए हैं, और इससे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो किसान उसका शोषण करके उसको बंधुआ बना रखा था कि पार्टी ने, जिसने इस सत्ता चलाई है, उससे अलग हो जाएगा। किसान के बच्चे जो सक्षम होंगे, रोजगार देने वाले होंगे, और हमारा जो है भविष्य जो है किसान का उज्जवल है, और हरियाणा की खेती का नाम दुनिया के अंदर होगा। तो ये जो रेजोल्यूशन किया है इसका हम समर्थन करते हैं, मैं समर्थन करता हूं, और विपक्ष ने जो इसमें संशोधन किया है, जो बिचौलियों के हित के लिए विपक्ष ने रोड़ा अटकाने के काम करती है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूं, और आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं कि इस रेजोल्यूशन को धन्यवाद सहित पास करके और किसानों का भला करने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। प्रश्न है भारत सरकार। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी भी समस्या है कुछ। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं किसान तो नहीं, लेकिन किसानों का दर्द और डर मैंने तो इसका जवाब होगा, मंत्री जी ने जवाब दे दिया। वो रहेगी अभी उसके बाद में नहीं होता ना, जो नहीं जवाब देने के बाद में जो बात है जी वो तो आई नहीं, उन्हें सुन लो आप। अभी धर्मपाल जी, सर बात नहीं आई जी, जो किसान मैं उस पे नहीं बोल रहा जी, किसान पे सिस्टम नहीं है सर, किसान पे नहीं बोल रहे सर। आप बैठो एक बारी, मंत्री जी जवाब देने के बाद में नहीं। प्रश्न है उस पे नहीं बोल रहा। सरकार ने संसद द्वारा पारित 3 अधिनियमों नामतः कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, किसान सशक्तिकरण तथा संरक्षण, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 तथा आवश्यक वस्तु संशोधन 2020 को 27 सितंबर 2020 को अधिसूचित किया है। पहले अधिनियम का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज किसी भी व्यक्ति को कहीं भी और अपने मनपसंद मूल्य पर बेचने का विकल्प उपलब्ध करवाना है। दूसरे अधिनियम का उद्देश्य किसान को उस समय सुरक्षा प्रदान करना है जब वह अपनी फसल को बेचने के लिए कोई और अनुबंध करता है। तीसरा अधिनियम
कृषि विपणन को सरल करता है और केवल असाधारण परिस्थितियों में भंडारण सीमा को लागू करता है। ये अधिनियम किसानों को अधिक सशक्त बनाएंगे और कृषि ढांचा मजबूत होने के साथ साथ किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी। हरियाणा राज्य कृषि विकास में देश में अग्रणी है, इसलिए सुधार हरियाणा के किसानों के लिए बड़े अच्छे परिणाम लाएंगे। सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हुए सरकार किसानों को पुनः आश्वस्त करती है कि मंडी प्रक्रिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद सुनिश्चित रहेगी। इन अधिनियमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में ये ऐतिहासिक सुधार करने के लिए यह सदन भारत सरकार का धन्यवाद करता है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज पत्र रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर एक कागज पत्र रखता हूं। माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप मुख्यमंत्री पंजाब भू राजस्व हरियाणा संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए भी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब भू राजस्व हरियाणा संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत करता हूं। मैं ये भी प्रस्ताव करता हूं कि पंजाब भू राजस्व हरियाणा संशोधन